नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र के शिवसेना के मंत्री अनिल परब की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि वो ईडी के सम्मन के बाद भी 15 दिन मांग रहे थे और उसके सामने प्रस्तुत नहीं हुए। और इसी में आपको बताएं, जो अनिल परब हैं, जब ये ईडी के सामने पेश नहीं हुए तब वहां के राज्यपाल उन्होंने घोषणा कर दी है, उन्होंने ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि वो इस समय पोस्ट पर हैं, मंत्री हैं, कि इस घोटाले घपले की जांच, अनिल परब से जुड़े हुए मामले जितने भी हैं उसकी जांच लोकायुक्त करेंगे। अब देखना यह है कि जांच लोकायुक्त करेंगे तो उनके शिकंजे से कैसे फंसेंगे। क्योंकि आपको बताएं, संजय राउत ने एक बयान दिया था ईडी के नोटिसों को लेकर। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमें ईडी के द्वारा डराना चाहती है, हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहती है, लेकिन हम ईडी से डरने वाले नहीं हैं। संजय राउत ने तो यहां तक ईडी का यह कह के मजाक उड़ाया कि ईडी के जो नोटिस हैं वो राजनीतिक लोगों के लिए लव लेटर जैसे हैं, तो हमें डर क्या है। मतलब उन्होंने ईडी के नोटिसों का मजाक बना दिया। और ये एक तरह से गंभीर मामला है कि राजनीतिक लोगों के मन में किसी भी तरह से केंद्र की जांच एजेंसी या किसी भी एजेंसी का भय नहीं है। उनको लगता है कि हम ईडी के सामने जाएंगे नहीं, ईडी हमको जबरदस्ती पकड़ नहीं सकती। जिस तरह से अनिल परब को बुलाया गया और मंगलवार को उनको पेश होना था और उन्होंने कह दिया मेरे तो 15 दिन के कार्यक्रम लगे हुए हैं, मैं नहीं आ सकता। इसी तरह अनिल देशमुख, जो कि पूर्व गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्होंने भी 5 बार ईडी के नोटिस को इग्नोर किया है। यह कोई कम बात नहीं है। अगर किसी आम आदमी को ईडी एक बार नोटिस दे, वो दौड़ा हुआ चला जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ एक्शन होगा, गिरफ्तारी होगी, सजा बढ़ जाएगी। लेकिन ये राजनीतिक लोग हम देख रहे हैं कि इस तरह से माखौल बना रहे हैं ये केंद्रीय जांच एजेंसियों का, कि ये डरते ही नहीं है। वाकई में संजय राउत ने जो कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं, तो मोदी जी इस डर को समझिए कि जिन लोगों के दिमाग में इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के लिए डर नहीं है, चाहे वो सीबीआई हो, एनसीबी हो या ईडी हो, अगर नेता लोग नहीं डरते, इसका मतलब क्या नेता इस देश के कानून से ऊपर है, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं से ऊपर है। अब इसी बात को देखते हुए जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, अब लोकायुक्त पर जांच गई है, तो निश्चित रूप से शिकंजा कसेगा। और अब ये जो मजाक उड़ा रहे थे ईडी का, इनको पता चलेगा कि सजा क्या होती है और आप कैसे शिकंजे में फंसेंगे। क्योंकि आप एक पोस्ट पर रहते हुए आपने मंत्रालय के अधीन जो गड़बड़ी घोटाले किए हैं, क्योंकि अनिल परब आपको पता है कि ये परिवहन मंत्री हैं और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने BS5, जब ये BS4 व्हीकल ये बंद हुए थे, इसके बाद BS6 आया, तो इन्होंने उनको बेचने की अनुमति कुछ कंपनी वालों को बैक डेट में दे दी। और यह बहुत बड़ा आरोप घपले घोटाले का था कि अनिल परब की निगरानी में रिश्वत लेकर इन्होंने इस तरह का घपला घोटाला किया है। दूसरा, इन्होंने घपला घोटाला किया कि ट्रांसफर और पोस्टिंग में मोटे पैसे लिए। और इनकी कंप्लेंट करने वाले API सचिन वजय, जो कि इस समय सस्पेंड हैं और जेल में हैं, उन्होंने की कि 2 करोड़ रुपए मुझसे मांगे थे कि आप 50 ठेकेदारों से ये पैसे इकट्ठे करके लाओ और ये मुझे देने हैं। उस कंप्लेंट पर संज्ञान लिया था ईडी ने इनको नोटिस दिया। लेकिन मजाल है, शिवसेना के जितने मंत्री हैं, ये विधायक हैं, ये सांसद हैं, इनको तो ये मजाक लग रहा है। इनको लग रहा है कि इनकी दादागिरी पूरे देश में चलेगी। ये जिसको चाहें पकड़ के जेल में डालें, चाहे वो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ही क्यों ना हो। इनको जरा कुछ कह दिया तो नारायण राणे, जो कि एक सम्मानित व्यक्ति हैं, पूरा आपको बताएं महाराष्ट्र के अंदर मराठवाड़ा में उनकी पकड़ है। और कोंकण में तो वो नेता माने जाते हैं जमीनी स्तर से जुड़े हुए। लेकिन ये उनको बेइज्जती करने के लिए ऐसे ही छोटे मोटे केस में के साहब अपमानजनक बातें बोल दी, ठाके जेल में डाल देते हैं, तत्काल कार्रवाई करते हैं। अनिल परब मीडिया के सामने फोन पर पुलिस अधिकारियों को धमकाते हुए कहते हैं गिरफ्तारी तुरंत करो। और जब अपनी जांच का मामला आता है तो ये नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं और ये उपस्थित नहीं होते, क्योंकि इनका सीधा सा फंडा है कि यदि ईडी ने इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की
तो ये सीधा आरोप केंद्र पे लगाएंगे। ये एक राजनीतिक लोगों की रटी हुई लाइन है कि साहब बदले की कार्रवाई की जा रही है, फिर कहेंगे सरकार गिराने की कवायद हो रही है। अरे भ्रष्ट लोगों की जगह जेल में है, भ्रष्टाचार यदि हुआ है तो वो जेल में जाना चाहिए, और यदि भ्रष्टाचार नहीं किया है तो वो आराम से रहेगा। संजय राउत जी, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं शिवसेना के, तो आप अपने नेताओं को कहिए कि वो देश की संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करें। और आप भी जिस तरह से लव लेटर कहकर मजाक बना रहे हो नोटिस का, वो संवैधानिक संस्था है देश की, ईडी, सीबीआई हो या ईडी हो, और अगर वो किसी को सम्मान दे रही है, नोटिस दे रही है, तो सर उसका सम्मान करना सीखिए, माखौल ना बनाइए। ऐसा ना हो कि किसी दिन आप भी ईडी या सीबीआई के लपेटे में आए, ऐसा हो सकता है। राजनीति है, घपला घोटाला यदि किया तो ईडी जब तक नरम है, वो नरम है क्योंकि वो अभी जांच का तरीका उसका अलग है, लेकिन जिस दिन घपले घोटाले पकड़ में आए, कोई सबूत ईडी के हाथ आया, तो आपने देखा है कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से कार्रवाई की गई है। अब गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। ममता बनर्जी भी इसी तर्ज पे चल रही थी, हम डरने वाले नहीं हैं। तो डरना तो पड़ेगा, क्योंकि ये देश का कानून व्यवस्था का मामला है कि आप नेता हैं या आप अभिनेता हैं, कानून से ऊपर नहीं है। आप किसी पार्टी के प्रवक्ता होंगे, आप किसी पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे, जब आप ही के राज्य में आपने एक केंद्रीय मंत्री को जेल में डाल दिया ये कहते हुए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, तो भाई एक केंद्रीय मंत्री कानून से ऊपर नहीं है, तो क्या राज्य के आपके जो मंत्री हैं ये कानून से ऊपर हैं? ये क्यों ना जेल जाएं, ये क्यों ना एजेंसियों के सामने प्रस्तुत हो, ये क्यों ना जांच में शामिल हो? तो एक सवाल है कि क्या आप केंद्रीय मंत्री से भी ऊपर हैं? निश्चित रूप से नारायण राणे को यह सवाल तो उठाना ही चाहिए, और अब देश ये सवाल पूछ रहा है अब तो कि एक केंद्रीय मंत्री कानून का पालन करता है, उसको मोदी जी या अमित शाह ये शेल्टर नहीं करते, चाहते तो कर सकते थे। कांग्रेस शासन में तो ऐसा ही हुआ है, जिन्होंने भी अरबों रुपए के भी घोटाले किए, कांग्रेस शासन में एक भी उनमें से कोई मंत्री, विधायक या सांसद जेल में नहीं गया। क्यों? सत्ता अपनी है भाई, कोई एजेंसी काम कैसे कर लेगी? अब ये मोदी जी की और अमित शाह की एक शराफत है कि उन्होंने कहा कानून अपना काम करेगा, हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, और इसलिए नारायण राणे ने उसका पालन किया। कोर्ट से जमानत मिली है, कोर्ट में केस चलेगा, दोषी पाए जाएंगे वो कोर्ट तय करेगा। इस तरह से शिवसेना का कल्चर क्यों नहीं है? ये शिवसेना हमेशा दादागिरी और हैंकड़ी क्यों दिखाता है? हमेशा धमकाते हैं, न्यायपालिका को उल्टा बोलेंगे, ये संवैधानिक संस्थाओं के बारे में उल्टा बोलेंगे, ये देश के प्रधानमंत्री के बारे में उल्टा बोलेंगे, और इनके बारे में कोई बोल दे तो उठा के उसको जेल में डाल देंगे। वाह भाई वाह। तो शिवसेना के संजय राउत जी, आप अगर इतने निर्भीक हैं, आप बोलते हैं कि मैं डरता नहीं, तो अपने नेताओं को बोलिए कि वो प्रेम पत्र जिन जिन को मिला है, जरा उस प्रेम पत्र को लेके ईडी नाम की प्रेमिका से जाके मिल लें और ये मामले को खत्म करें, जांच को आगे बढ़ने दें। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और भ्रष्टाचारियों की मदद ना करें। अभी बीएमसी का चुनाव आने वाला है, जनता सब देख रही है कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने में किस कदर लगी हुई है। और यदि आप कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी नहीं है, तब जांच से डर क्यों रहे हैं? आप मुंह से बोल रहे हैं डर नहीं रहे, डर रहे हैं तभी तो नहीं जा रहे। अब संजय राउत का जो कहना है कि वो ईडी का तो मजाक बना रहे हैं, लेकिन आपको बताएं, लोकायुक्त इसीलिए राज्यों में तय हुए थे कि लोकायुक्त इन मामलों को देखेंगे जो सरकार से जुड़े हुए मामले हैं, सरकार में जो पोस्ट पे हैं। अब ये जांच अगर पैरेलल में चलती है तो विभाग के जो ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले हैं, जिसके चार्ज आपको बताएं एनसीपी के नेता थे और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, उनके ऊपर भी इसी तरह के आरोप थे, जो कि मुंबई के पूर्व कमिश्नर जो परमबीर सिंह हैं उन्होंने लगाए थे कि 100 करोड़ रुपए की उगाही, ट्रांसफर पोस्टिंग पुलिस के जरिए बार मालिकों से, होटल मालिकों से मंगाए जा रहे थे। उसकी भी जांच लोकायुक्त से होने की जरूरत है, लेकिन क्योंकि वो इस्तीफा दे चुके हैं और सीबीआई के पास उसकी जांच ऑलरेडी चल रही है, ये मामला ईडी के भी पास है। लेकिन जिस तरह से अब ये अनिल परब का मामला खुलकर सामने आया, और अनिल परब के मामले में देखा गया कि जिस तरह से
ये इन्होंने 2 नंबर का एक तरह से मैं काम कहूंगा कि बैक डेट में वाहनों को बेचने की परमिशन दी, किस तरह से रिश्वतखोरी हुई, इस सब के मामले में लोकायुक्त तत्काल कार्रवाई करता है और इसीलिए लोकायुक्त की नियुक्ति हुई है। तो ये जो है राज्यपाल जी का एक बहुत अच्छा कदम रहा कि कम से कम भ्रष्टाचार के मामले में अगर कोई पोस्ट पे व्यक्ति बैठा है मंत्रालय में मंत्री बनकर, तो अब तत्काल रूप से उनका इस्तीफा भी जरूरी है, क्योंकि पोस्ट पे बैठा व्यक्ति जांच को प्रभावित कर सकता है। ये हम पहले से सुनते आए हैं और इस समय इनको पद पर बने रहने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया, इनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी ये जांच आगे जाएगी। और अब निश्चित रूप से लोकायुक्त की जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके बाद ये सरकार जो ये अभी तक शंका प्रकट कर रहे हैं, इनको तो देखना होगा। और ये अब बाकी के जो 2 सहयोगी दल हैं, ये जो उद्धव ठाकरे सरकार चल रही है, इनके जो घपले घोटाले हैं, इन सब में ये 2 बाकी के दल शामिल हैं या नहीं, इनके ऊपर भी इसका असर ये है कि आने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर जनता कहती है कि ये तीनों दल मिलकर के भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इसलिए इन तीनों में से कोई भी बीएमसी में यदि आया तो निश्चित रूप से बीएमसी को भी ये भ्रष्टाचार का गढ़ बनाएंगे, इसी तरह से काम कोई करेंगे नहीं। तो प्रभाव दोनों पर है। शरद पवार जी जो महाराष्ट्र के सीनियर लीडर हैं, वो कई बार इस तरह की बातें बोलते भी हैं। क्या शरद पवार जी इस तरह के भ्रष्ट लोगों का साथ दे रहे हैं? क्या मौन होकर के वो बोल नहीं रहे हैं? क्या मौन होकर के वो इसी तरह देखते रहेंगे, या शरद पवार जी अब दबाव बनाएंगे? जबकि उनकी पार्टी के जो गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, उनका इस्तीफा इसी तरह मांगा गया था और उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो क्या अब शरद पवार जी अनिल परब के इस्तीफे की मांग करेंगे? यह भी एक सवाल है। देश देखना चाहता है कि इस मामले में अब कांग्रेस का भी क्या रुख रहता है, क्योंकि राहुल गांधी जो ऊटपटांग सवाल जवाब करते रहते हैं, क्या वो अब जो इनके सहयोग से सरकार चल रही है, इसमें जब एक मंत्री पर सीधे सीधे आरोप लगाए गए हैं और अब उसकी जांच में वो शामिल नहीं हो रहे हैं, अब जब लोकायुक्त उसकी जांच करेंगे तो क्या राहुल गांधी इस्तीफा देने के लिए अनिल परब को कहेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है और देश देखेगा कि ये भ्रष्टाचार के साथ हैं या कानून और संवैधानिक संस्थाओं के साथ हैं। वंदे मातरम।